प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट सॉल्यूशन करा दिया था, और जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, सारे सब्जेक्ट आपके सॉल्व कराऊंगा। बस समय लग सकता है, लेकिन सॉल्यूशन सारा मिलेगा। 2022 के एग्जाम की तैयारी आपकी कंप्लीट कराऊंगा। आपके अर्धवार्षिक के पेपर्स जो हो रहे हैं उनको भी आप हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। आप केवल इस पे नंबर पे केवल अपने क्वेश्चन पेपर को भेजने के लिए कॉन्टैक्ट करें 8469025568। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को साफ साफ फोटो खींच के भेज सकते हैं जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आप जिस भी ज़िले से हैं। और ज़िला ज़रूर लिखें जब भी आप मैसेज करें कि मैं इस ज़िले से ये पेपर भेज रहा हूँ, ताकि हमें पता रहे। और आपके जितने भी मैं ज़िले के पेपर डालूंगा उनको सभी को पढ़ लेना, उसमें से कहीं बाहर नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको सभी को सॉल्व कराऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहला खंड है इसमें, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इसमें। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, राम काव्य। ठीक है, आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये राम काव्य हम इसका शीर्षक जो है दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है पहले का, इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो रामचरित रामायण जो है इसकी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राम प्रकाश, ये रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है। अब चौथा क्वेश्चन है, रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं जो वो कौन है, केशव है। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है। तो रामायण महानाटक जो है संवाद रूप में लिखा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठा, इसमें पूछा गया, निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है। तो सूरदास जो है राम भक्ति के कवि नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका दूसरा, अब आपका जो है गद्य है, यानी कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ना है। उसके बाद में आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कविता है और इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को कंप्लीट आराम से शांति से देख लेना, ताकि आपको जब पीडीएफ का पासवर्ड बताऊं तो पीडीएफ का पासवर्ड डाउनलोड कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना कहीं भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ दे दूंगा उसको आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम की माता उन्हें क्या कहती थी। तो उसको बोलती थी राजी वन्यन। ठीक है, राजी वन्यन। तो यहाँ पे सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है। तो महाशक्ति। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 9 नंबर, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की है। रावण को पराजित करने के लिए। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, दो नील कमल हैं शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं। तो वो नेत्र की बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है। तो उपमा अलंकार है इसमें। इसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है, नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो नेत्र होता है, आँख होता है, चक्षु होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति की जो है उपयोग किया गया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के एक सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो उसको अभिधा शब्द शक्ति या अभिधा भी लिख सकते हो, होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भूरी विसारिये, उक्त काव्य पंक्ति में भ वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे आवर्ती आएगा और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना है। जैसे कि आपका निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक, और एक्यूज का मतलब होता है दोषी। उसके बाद में संक्षेप शब्द के लिए परिभाषिक शब्द जो है आपको लिखना है, तो उसको बोलते हैं हम एब्रीविएशन। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था। तो उसको बोलते थे इंद्रसेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है, फीचर लेखन क्या है। फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है।
उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किशन दा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो उनके दफ्तर में विभिन्न रूपों की छवि थी, सैर पर निकलने वाली छवि थी जो कि वो अपने कपड़े पहन के निकलते थे, और एक आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में थी, और परोपकारी व्यक्ति के रूप में थी। तो इस तरह से आप इसमें से लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया यानी व्यंग्यात्मक कर कहते थे? तो वो कहते थे हाँ सम हाउ इम्प्रॉपर, ठीक है, ये वाला व्यंग वो देते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7वां, इसमें पूछा गया पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा जूझ कहानी के आधार पर था? तो वो एक वसंत की दोस्ती और दूसरा अध्यापकों का व्यवहार, इस कारण लेखक का अपनी पाठशाला में जो है विश्वास बढ़ने लगा। तो बसंत की दोस्ती थी और दूसरा अध्यापकों का व्यवहार। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? तो जूझ मराठी के सुविख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित और उल्लेखनीय आत्मकथात्मक उपन्यास है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? तो जूझ कहानी के आधार पर बताना है। तो एक बार जब मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने कविता सुनाई, तब मास्टर जी को लगा कि आनंद के जो हैं पंख अब कुछ नए पंख निकल आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कुंवर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने। तो एक चक्रव्यूह लिख सकते हैं और दूसरा लिख सकते हैं तीसरा सप्तक। चाहे तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने आपको दो बता दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 20 अगस्त सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका बी खंड आता है। इसमें 40 शब्दों में उत्तर देना। पहला है इसमें प्रिंट माध्यम की किन्हीं दो कमियों को समझाइए। तो एक होता है निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है, और दूसरा है मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उसके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप ये आंसर लिख सकते हैं। पूरा कंप्लीट लिख दीजिएगा, आपको आंसर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर। हिंदी में नेट पत्रकारिता का पर टिप्पणी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर सन 1993 से शुरू माना जा सकता है। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। आंसर को आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि समय नहीं है और मैं अभी वीडियो बना करके आपको फटाफट दे देता हूँ ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार करना है। तो इस तरह से आलेख को आप लिखोगे, जो कि यहाँ पे मैंने दिया है। इसके बाद में 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना आपको बतानी है। तो मूल संवेदना में क्या है, ये कविता मानवीय करुणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसमें झूठी सहानुभूति जताकर करुणा का सौदा करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, पंक्ति का आज से आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है, बहुत तरीके से आप इसको पढ़ लेना। 9वां क्वेश्चन है, भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता था, क्यों? तो भगत जी को अपनी आवश्यकताओं का स्पष्ट ज्ञान था कि उनको बाजार कब जाना है और क्या लेना है, इसलिए, ठीक है ना। तो इसको हमें लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, कैसे स्पष्ट करना है? तो भक्तिन जी भगत जी को अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान था, वह निर्लोभ असंतुष्टि। इसमें आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने सही कर दिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भक्तिन का दुर्भाग्य उससे भी हटी था, तो भक्तिन का दुर्भाग्य बड़ा ही हटी था। अभी उसकी बड़ी लड़की किशोरी से युवती ही बनने जा रही थी कि उसका पति मर गया और वो असमय विधवा हो गई। उसके इस दुर्भाग्य में जिठोतो यानी जेठ के पुत्रों को आशा की ये किरण दिखाई दी कि वो विधवा बहन का पूर्ण विवाह करके उसकी माँ की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से दुर्भाग्य उसका हटी था। उसके बाद में 11 नंबर है, यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों? कारण सहित स्पष्ट करना है। तो वो जब दफ्तर से छुट्टी होने के बाद भी जल्दी घर नहीं लौटना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपनी पत्नी तथा बच्चों से हर छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगा था।
इसकी कोई बात नहीं सुनता था और ना मानता था। ठीक है, उसकी मतलब किसकी, यशोधर बाबू की। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, यदि आप दत्ता जी राय के स्थान पर होते तो लेखक की कैसे मदद करते। तो एक तो हम करते तर्कशील दत्ता जी राव की तरह लेखक की पढ़ाई के संबंध में वे लेखक के पिता से तर्क करते, जिसके कारण वह उसे पढ़ाई पढ़ने की मंजूरी देता। और दूसरा हम कह सकते हैं मददगार दत्ता जी राव की तरह लोगों की मदद करते, लोगों की मदद हम करते और तथा लेखक की पढ़ाई का खर्च भी उठाने को तैयार हो जाते। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी आप दे सकते हैं इसमें, तो आपको सारा लिखना है, और चौथा पॉइंट भी दे सकते हैं। तो आपको 2 पॉइंट लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आपको कोई मतलब चारों पॉइंट याद करना, ताकि आप एक आधा पॉइंट भूल जाओगे तो आपको 2 पॉइंट याद रह जाएंगे। खंड स की बात करें तो खंड स में आपका 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि आपका भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानक मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, सहर्ष स्वीकारा है कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा आपको करनी है। तो सहर्ष स्वीकारा में मुक्तिबोध ने आपका जो अपने अनुभवों के बारे में वहाँ पे बताया है, तो उसके हिसाब से हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया है। अथवा पार्ट में अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते थे तो इसको भी कर सकते थे। तो आप अगर चाहते हैं ये वाला तो ये कर ले, और ये चाहते हैं तो ये कर ले। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस तरह से इस कथन को जो है लेखक द्वारा स्पष्ट करना चाहिए था, तो इसको तर्क सहित आपको बताना है। इसका अथवा में जो है, शिशिर की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शिरीष को अवधूत क्यों माना गया है। तो इसका आंसर आप शिरीष वाला जो है यहाँ से आराम से देख सकते हैं, और इसको इसी तरह से आपको याद कर लेना है ताकि आसानी हो जाए। उसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, तो ये उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो इसका भी मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है। मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि समय आपके पास कम है, मैं अभी बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको जल्द से जल्द ये सोल्यूशन मिल जाए ताकि आप लोग पढ़ करके बेटर तैयारी कर सके। उसके लिए मैंने जो है आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अथवा में आप चाहे तो वो क्वेश्चन 15वें का या फिर ये अथवा वाला पार्ट भी आप कर सकते थे। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय जो है आपको देना है। अथवा में महादेवी वर्मा का जो है वो लेखक, उनका कवि परिचय आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से आपको याद करना है। कवि परिचय हमेशा अच्छी तरीके से याद करें, कोई भी परिचय कभी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में खंड द आता है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे छोटा सा पद्यांश है और इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये रहा सप्रसंग व्याख्या इस पद्यांश का। और इस वीडियो को जब आप देख लेंगे और इसके बाद में आप पीडीएफ का जब पासवर्ड मांगेगा, डाउनलोड करेंगे पीडीएफ को, तो पासवर्ड डाल देना है 117 ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये आंसर आप पूरा का पूरा इस तरह से कंप्लीट लिखेंगे। पासवर्ड याद रखना हमेशा, पासवर्ड भूलना नहीं है। इसका अथवा पार्ट वाला करना चाहें तो इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें अथवा में से दोनों में से कोई एक करना है, तो नीचे वाला हमने कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आंसर लिखा गया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 2 में संकलित पाठ पहलवान की ढोलक से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपका पहलवान वाला जो ढोलक वाला है ना, अथवा वाला पार्ट, इसका आंसर किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपके सामने आंसर है, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपका पूरा का पूरा पीडीएफ में आंसर के साथ में दे दूंगा, आप देख लो बढ़िया तरीके से, वीडियो को पॉज करके, और एचडी में वीडियो को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया, अपने विद्यालय के लिए आवश्यक सामग्री हेतु निविदा तैयार करिए, या फिर आप रीट परीक्षा में तिथि की परिवर्तन के लिए विज्ञप्ति दिए। तो हम आपका करते हैं कि हम एक निविदा तैयार करते हैं। तो निविदा कैसी होगी, तो इस तरह की होगी। देखिए यहाँ पे ऊपर जो आएगा कि जिला कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थान, उसके बाद में कोई भी क्रमांक नंबर अपनी मर्जी से लिखो, कोई भी जिला आप लिख सकते हो, राजस्थान का है तो राजस्थान में, और कोई भी डेट आप आज की डेट, परसों की डेट कभी भी लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा जयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड की परीक्षा 20, यानी कि 20 यहाँ पे सन लिखना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2022 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित रूप से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ठीक है, और फिर निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में जो है आपको प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में
आप लिखेंगे निविदाएँ दिनांक, जो भी आप डेट डालना चाहें डेट डाल दें, उसके बाद में समय और जो है ये डाल देंगे। यहाँ पे विवरण डाल देंगे, क्रम संख्या 1 2 3 और क्या क्या मंगानी है उसके बारे में थोड़ा सा डाल देंगे। अनुमानित राशि कितनी आप मानना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। और धरोहर राशि जो है इसी तरह से आप लिख दोगे। उसके बाद में निविदा प्रपत्र शुल्क जो है इस तरह से लिख दोगे और आपूर्ति का समय भी आप लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो शर्तें हैं उनको लिख दोगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। और इसमें हस्ताक्षर में नीचे अपना नाम लिख देंगे या जिसका भी नाम अगर क्वेश्चन पेपर में दिया गया है और प्रधानाचार्य। ठीक है, इस तरह से आपका 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर सार्भित जो है आपको निबंध लिखना है। तो कोई भी वैश्विक महामारी है, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति है, महिला सशक्तिकरण है, पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं इसमें से। तो कोई भी, मैं तो ऐसे ही नारी वाला जो है इसमें आपका लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें पहले सबसे पहले हम प्रस्तावना को यूज़ कर लेंगे, फिर समाज में स्त्रियों का स्थान, महिलाओं की प्रगति, स्त्री सशक्तिकरण जरूरी, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और महत्व और उपसंहार। 6 पॉइंटों में हम खत्म कर देंगे। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा है समाज में स्त्रियों का स्थान, तीसरा है महिलाओं की प्रगति, उसके बाद में नेक्स्ट जो है स्त्री सशक्तिकरण जरूरी, और फिर आपका स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और महत्व, और इसके बाद में हम लास्ट में चले जाएंगे उपसंहार की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। तो आप इस तरह से लिख लोगे आराम से वीडियो को पॉज करके। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को पासवर्ड नहीं पता है या फिर वीडियो स्किप किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने स्किप नहीं किया तो आपको पासवर्ड मिल चुका है, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ में और आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट आपके बनाए जा रहे हैं, समय पे आप बने रहिए इस चैनल पे और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेगा और 2022 में काफ़ी कुछ इसमें से देखने को मिलेगा। हाफ ईयरली के लिए ज़रूर पढ़ें, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हाफ ईयरली में भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।